अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स। ओके जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेटा सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप हो जाना, इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक वो सॉल्यूबल हो सकता है। Whenever a solid solute is put into a liquid solvent, आप जब भी solid solute को liquid solvent में place करेंगे, then the molecules और ions break away। तो होगा क्या, इसके molecules और ions जो होंगे वो break हो जाएंगे from the surface of solid and pass into the solvent. These particles of solid are free to diffuse throughout the solvent to give a uniform solution। अब होगा क्या, अगर ये freely diffuse होते हैं तो होगा क्या, एक uniform solution बन जाएगा। The solute and solvent molecules are constantly moving about in solution phase because of kinetic energy possessed by them। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। इन दिस वे सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट में कम बैक टुवर्ड्स द सॉलिड ड्यू टू कोलिजन। सिंपल कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है वो कितनी, किस एक्सटेंट तक आपके डिसॉल्व हो सकती है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट एंड अ फिक्स्ड टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे ये सोल्यूट जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा और सॉल्यूशन बना देगा। द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट को ऐड कर दें उसको आप कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक हो गया। अब सोल्यूबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, मतलब कि कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में, व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सब्सटेंस एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर कितना डिसॉल्व हुआ है उसको आप सोल्यूबिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब सोल्यूबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर containing 37.5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आप क्या करेंगे, 37.5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम में वाटर में डाला। सिमिलरली सोल्यूबिलिटी ऑफ CuSO4 इन वाटर एट 0 सेल्सियस इज 14.3 ग्राम ओवर 100 ग्राम। अच्छा, अगर आप CuSO4 को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये 14.3 ग्राम 100 ग्राम में सोल्यूबल होगा। अब आपके पास आ जाती है सोल्यूबिलिटी कर्व। सोल्यूबिलिटी कर्व क्या होती है, एक ऐसा ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड सोल्यूबिलिटी। आप एक ग्राफ ड्रा करें टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी के दरमियान तो उसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व। ठीक है, आप एक ग्राफ ड्रा करें टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी के दरमियान तो उसको कहते हैं सोल्यूबिलिटी कर्व। अब सोल्यूबिलिटी कर्व जो होती है वो दो तरह की है, एक है कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व और दूसरी है डिसकॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व। ओके बेटा, सोल्यूबिलिटी कर्व क्या होती है, एक ऐसा ग्राफ जो टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी के दरमियान ड्रा होता है उसको सोल्यूबिलिटी कर्व्स कहते हैं। अब आपके पास सोल्यूबिलिटी कर्व्स जो हैं वो दो तरह की हैं, एक है कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व और दूसरी है डिसकॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व। ओके जी, अब आ जाएं कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व पे। कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व डज नॉट शो शार्प ब्रेक्स एनीवेयर, ठीक है, एंड शो कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी। अब बेटा ये हम ड्रा कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान, इसका मतलब है कि टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी जो है वो एक तरह से ही बढ़ेंगे, चेंज जो होंगे वो एक तरह से होंगे। द सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ KCl, NaCl एंड NaNO3 गिव द स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास KCl, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट की जो सोल्यूबिलिटी कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आती है। NaCl शो अ वेरी स्मॉल चेंज ऑफ सोल्यूबिलिटी। अब जो NaCl है वो बहुत स्मॉल चेंज करता है सोल्यूबिलिटी कर्व में। अब देखें, आपको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी NaCl जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके जी, अब ये देखिए आपके पास जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज, ये बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व की। अब देखें जैसे जैसे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है सोल्यूबिलिटी और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सोल्यूबिलिटी कर्व भी, मतलब सोल्यूबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूस कर्व। डिसकॉन्टिन्यूस सोल्यूबिलिटी कर्व क्या होती है, ये इर्रेगुलर कर्व भी इसको कहते हैं। द सोल्यूबिलिटी कर्व शो सडन चेंजेस ऑफ सोल्यूबिलिटीज एंड द कर्व आर डिसकॉन्टिन्यूस। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स कौन सी हैं, Na2SO4.10H2O है। एक्चुअली दीज का, अब ये जो कर्व्स होती हैं ये कम्बिनेशन होती हैं मैनी कर्व्स का, ठीक है, मैनी कंपोनेंट्स का। एट ब्रेक अ न्यू सॉलिड फेस अपीयर्स एंड अनदर सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ दैट न्यू फेस बिगन्स। इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन
अब देखिए जैसे जैसे वाटर क्रिस्टलाइज होगा आपके पास जो कर्व है वो चेंज होती जाएगी। तो डिसकंटिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व को क्या होती है, इर्रेगुलर कर्व को डिसकंटिन्यूअस सोल्यूबिलिटी कर्व कहते हैं। नेक्स्ट है इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, आप जैसे ही फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्वेंट मौजूद है, आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, आपको पता है कि जैसे ही आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तो आपके पास सम ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस अकर होगा। ठीक है जी। अब ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर एंडोथर्मिक होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो हीट रिलीज होगी। तो इस सारे सिनेरियो को हम कहते हैं इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, in a solution the distance between the solute and solvent molecule or ion increase somewhat as compared to pure state। ठीक है, the increase in distance of solvent molecule require energy to overcome the cohesive intermolecular forces। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज या डिक्रीज होंगी, hence it is endothermic process। similarly the separation of solute molecule also need energy। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आल्सो को भी एनर्जी की जरूरत होती है, इट इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब यहां पर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन अकर विद ईदर एन एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब डिसोल्यूशन का मतलब है डिसोल्यूशन जब भी होगा आपके पास या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। दिस इज ड्यू टू ब्रेकेज एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है ये किस वजह से हो रही है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही आप मॉलिक्यूल्स को मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करेंगे तो बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका मतलब है हीट रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इसलिए हमने कहा डेल एक्स सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस इंथैल्पी ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक हो गया, तो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज। ओके जी, तो ये इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास NaCl की एग्जांपल है। व्हेन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब 58.5 जो असल में इसका मोलिक्यूलर मैस है, जब आप इसको 10 मोल्स ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आपके पास ये एनर्जी रिलीज होती है। NaCl प्लस 10H2O तो आपके पास बन जाएगा NaCl 10H2O और डेल H की वैल्यू जो होगी वो प्लस 2.008 किलो जूल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, आप 1 मोल गैसियस आयंस को डिसॉल्व कर दें लॉट ऑफ वाटर के अंदर तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। When an ionic compound say sodium ion is dissolved in water, आप सोडियम आयन मतलब पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो क्या होगा, सबसे पहले K पॉजिटिव और I नेगेटिव के आयंस जो हैं वो बन जाएंगे। In second step these separated ions are surrounded by solvent molecules। The first step break the lattice to separate the ions। आप K पोटाशियम आयोडाइड को वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तो आपके पास K पॉजिटिव और I नेगेटिव बन जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नजर आ रही है। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। इन सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या पड़ा, आयोनाइजेशन। सेकंड स्टेप है द आयंस आर ब्रॉट इनटू वाटर एंड गेट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आयंस इज अट्रैक्टेड द सॉल्वेंट डाइपोल एंड एनर्जी इज रिलीज। अब क्या होगा, जो अदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको इसके गिर्द दायरा बना लेंगे। ठीक है, द एनर्जी गिव अप बाय दिस स्टेप। अब जो एनर्जी इसमें गिव अप होती है तो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल आयन, कैटायन एंड एनायन आर गिवन टेबल। आपको टेबल के अंदर दी हुई है। अब आपको एक एग्जांपल दी जा रही है NaCl की और वाटर की। जैसे ही आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब मतलब कि एब्जॉर्ब हो रही है वो प्लस 4.98 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब है यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है। ओके जी, तो यहाँ तक आपके टॉपिक्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज MCQs पे आ जाएं। सबसे पहला MCQs है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो बेटा मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो 55.5 होता है। ऑप्शन C इज करेक्ट।
Next 18 gram glucose is dissolved in 90 gram of water. The relative lowering of vapor pressure is equal to, beta option C 1/51. A solution of glucose is 10% weight over volume. The volume in which 1 gram mole of it is dissolved with it. तो बेटा option B is correct. Option B 1.8 decimeter cube. An aqueous solution of ethanol in water may be have vapor pressure. Beta option C is correct, more than that of water. 5. An isotropic mixture of two liquid boil at a lower temperature than either of them when. Option B it show positive deviation from Raoult's law. बेटा ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये आपके इंक्लूड ही नहीं हैं. आप करेंगे लास्ट वाले. ओके जी, लास्ट वाला देखें. Two solutions of NaCl and KCl are prepared separately by dissolving same amount of solution in water. Which of the following statement is true? KCl and NaCl solution possess same vapor pressure. ओके जी, तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 था. चैप्टर नंबर 9 को अब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और बाकी जो कल आपका टेस्ट है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और जो भी चीज़ पूछनी हो वो ग्रुप में डिस्कस कर लें. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.